गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 2। ये जो आपकी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत हैं उस बुक का चैप्टर है और इसका नाम है विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। हालांकि ये चैप्टर आप अपनी जो भारत वाली बुक है, भारत लोक अर्थव्यवस्था, उसमें भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर हमने भारत के स्तर पर इसको समझा था और जाना था। ठीक है, वहाँ पर भी सेम नाम था, जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। वहाँ पे संगठन भी था। तो यहाँ पे हम 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इस चैप्टर में हम वितरण, घनत्व, वृद्धि के बारे में जानेंगे, जनसंख्या की। तो सबसे पहले विश्व जनसंख्या है, तो हम विश्व जनसंख्या को समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या है विश्व जनसंख्या? तो विश्व की जनसंख्या जो है हमारा, वो हमें पता है कि वो असमान रूप से वितरित है। ठीक है, कहीं पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है और कहीं पर जनसंख्या कम पाई जाती है। तो यहाँ जब हम देखेंगे जॉर्ज बी क्रेसी के शब्दों में कहा गया है, बल्कि एशिया के बारे में इन्होंने बताया है कि एशिया में जो ये चीज़ है, एशिया की जनसंख्या के संबंध में उन्होंने कहा है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और बहुत कम स्थानों पर अधिक लोग पाए जाते हैं। जैसे कि बेटा हम सभी जानते हैं कि एशिया महाद्वीप के अंदर हमारा चाइना, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इस तरह की कंट्रीज़ हैं, जापान। तो यहाँ पे जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो ये 1 मार्क्स में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ जो आपको याद रखने वाली चीज़ है, जॉर्ज बी क्रेसी, इनका नाम याद रखना है। और इन्होंने क्या कहा था कि एशिया में बहुत से स्थान ऐसे हैं जहाँ पे जनसंख्या जो है आपकी वो ज़्यादा है, मतलब थोड़े ही स्थान हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े स्थान ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, और बहुत जो कम स्थान हैं, बहुत अधिक स्थान ऐसे हैं हमारे जहाँ पे कम लोग रहते हैं। तो यानी कि ज़्यादा स्थान, बहुत बड़ा एरिया जो ऑक्युपाइड है वहाँ पे लोग कम रहते हैं, और जहाँ पर एरिया कम ऑक्युपाइड है वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं विश्व की जनसंख्या के बारे में। तो सेम चीज़ है एशिया के बारे में, जो जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा, वही विश्व जनसंख्या के बारे में भी है। अगर हम देखें अलग से, तो विश्व में भी ऐसा है कि बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्षेत्र इस तरह के हैं कि वहाँ बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। हो सकता है वहाँ पे बहुत सारे दूसरे रीज़न्स हो सकते हैं कि वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो सूटेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा हॉट है या बहुत ज़्यादा कोल्ड है, या फिर और भी दूसरे रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि जो एरिया है वो पर्वतीय क्षेत्र है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अभी आगे। तो काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं इसके पीछे कि बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है, और कुछ लिमिटेड क्षेत्र यानी कि थोड़े से स्थान ऐसे होते हैं जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो स्थिति होती है या जो वहाँ पे दशाएँ होती हैं वो मनुष्य के रहने के अनुकूल होती हैं। अब यहाँ पर आपने जो भारत वाली बुक था उसमें जनसंख्या, उसमें भी आपने जनसंख्या वितरण को समझा था। अगेन यहाँ पे एक बार और जनसंख्या वितरण के बारे में हम समझेंगे कि जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं। तो जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ है कि भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार से वितरित हैं, यानी कि जो लोग हैं वो किस तरह से भूपृष्ठ के ऊपर वितरित है, कि कुछ क्षेत्रों में लोग ज़्यादा हैं, कुछ क्षेत्र में लोग कम हैं। तो कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या कम है। तो इस वितरण के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो वही जनसंख्या वितरण कहलाता है। जनसंख्या वितरण किसी भी क्षेत्र में जनांकीय विशेषताओं को समझने में मदद करता है। तो जनांकीय विशेषताओं का मतलब है कि जनसंख्या की जो विशेषताएँ हैं उनको समझने में वो मदद करता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं विश्व जनसंख्या वितरण के प्रारूप। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, विश्व की जनसंख्या को जब हम समझेंगे, जानेंगे, तो उसमें कहा गया है कि विश्व में हमारे 90% जो क्षेत्र है, विश्व की जो 90% जनसंख्या है वो सिर्फ कहाँ पाई जाती है, 10% क्षेत्र पर पाई जाती है। वही जो कि अभी जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा था, उसी तरह की ये चीज़ें यहाँ पे देखो समझ में आ रही हैं, हम पढ़ेंगे। और दूसरा, अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें कहा गया है कि विश्व के 10 सर्वाधिक, अच्छा यहाँ पे बेटा एक चीज़ और रह गई है, 90% जो जनसंख्या है वो पाई जाती है इसके 10% भाग पर, स्थल भाग पर, यानी कि हमारा स्थल भाग कितना बचा, 90% स्थल भाग हमारा बचा, और जनसंख्या हमारी कितनी बची शेष, 10% जनसंख्या।
तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब 90% जनसंख्या 10% स्थल भाग पर निवास करती है, तो 90% स्थल भाग ऐसा है जहाँ पे कि सिर्फ 10% पॉपुलेशन ही रहती है या 10% जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। तो ये सब हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या के वितरण के प्रारूप के बारे में कि जनसंख्या किस प्रकार से वितरित है। तो यहाँ समझा रहे हैं कि 10 ऐसे देश हैं जहाँ पर पूरे विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो यानी कि वो देश बहुत ही ज़्यादा सघन बसे हुए होंगे और उन 10 देशों में भी जो 6 देश हैं वो हमारे एशिया महाद्वीप के हैं। तो यहाँ पे हमने दिखाया गया है, सबसे ज़्यादा घटते क्रम में दिखाया गया है जनसंख्या के अनुसार उन 10 देशों के नाम। चाइना टॉप पर आता है, उसके बाद भारत की जनसंख्या हम जानते हैं कि दूसरे नंबर पर है विश्व में चाइना के बाद। उसके बाद आता है USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे हम अमेरिका भी कहते हैं, और इंडोनेशिया हो गया, ब्राज़ील, उसके बाद पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया और मैक्सिको। अब इनमें से आप आराम से बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं कि एशिया के देश कौन कौन से हैं। ये आपका काम है, इसमें आप फाइंड आउट करोगे कि 6 देश एशिया के इनमें कौन है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या का घनत्व भी आप पढ़ चुके हो किसमें, जो भारत वाली बुक थी बहुत अच्छे से उसमें आपको पढ़ाया गया था। तो यहाँ पे हम सिंपल कहते हैं कि प्रति इकाई, मतलब जो हमारी स्थल भाग होता है, जो भूमि होती है, उसके प्रति इकाई क्षेत्र पर कितने लोग निवास करते हैं। 2 चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है, एक प्रति इकाई और लोगों की संख्या। तो कितने लोग निवास करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो बेसिकली इसको हम वर्ग किलोमीटर में मापते हैं कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। इसका उदाहरण देकर भी यहाँ पर बताया गया है। सूत्र अब इसका देखोगे तो पहली जनसंख्या ऊपर जनसंख्या आ जाएगी और नीचे क्षेत्रफल आ जाएगा। उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारी जनसंख्या का घनत्व निकल करके आ जाता है। यहाँ पे दिखाया गया है कि एक क्षेत्र है जहाँ पर 100 वर्ग किलोमीटर का वो क्षेत्र है और वहाँ पर जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 1,50,000 जनसंख्या या 1.5 लाख हम कह सकते हैं जनसंख्या निवास करती है। तो अगर 100 वर्ग किलोमीटर में 1,50,000 जनसंख्या रहती है तो हमें निकालना है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है। तो यहाँ पे हम सिंपल इसको डिवाइड कर देंगे 1,50,000 को 100 से और हमारा निकल कर आ जाएगा ये 1,500। यानी कि हम आसानी से कह सकते हैं कि 1,500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 1,500 लोग। तो ये वहाँ का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रोबेबली ये आपके एग्जाम्स में आता है, बोर्ड एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्री बोर्ड में। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने जनसंख्या वितरण को समझा, ठीक है। अब इस जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कि हाँ मतलब कि जनसंख्या का वितरण किन क्षेत्रों में अधिक है, किन क्षेत्रों में कम है। इसके पीछे कुछ कारण होते हैं, ठीक है। उन कारणों को हमने ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है इसमें भौगोलिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक और तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो सबसे ज़्यादा इनमें भी जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है भौगोलिक कारक आपका। तो भौगोलिक कारक में जब हम बात करेंगे, यहाँ पे जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदाएँ, एक एक करके हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। भौगोलिक कारक में ये 4 आते हैं। आर्थिक कारक में हमारे आते हैं खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण, ठीक है। और जब हम बात करते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारक की, तो इसमें हम बात करते हैं धार्मिक स्थल के बारे में हम बात करेंगे, शांति वहाँ पर किस तरह से है और युद्ध, वहाँ पे युद्ध की स्थिति तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कोई जनसंख्या किसी क्षेत्र में ज़्यादा है और किसी क्षेत्र में कम पाई जाती है, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले भौगोलिक कारक समझेंगे। ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा बेटा कि विश्व की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों के बारे में बताएं, ठीक है, कि कौन कौन से भौगोलिक कारक हैं। इसमें इस तरह से भी कह सकते हैं कि जनसंख्या वितरण को परिभाषित कीजिए और विश्व की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कोई 4 भौगोलिक कारक लिखिए। तो 4 नंबर में आप भौगोलिक कारक बताओगे और 1 मार्क्स में आप जनसंख्या वितरण बताओगे, या फिर जनसंख्या वितरण की जगह जनसंख्या घनत्व भी पूछ सकते हैं कि 1 मार्क्स में आपसे जनसंख्या घनत्व पूछेंगे और 4 मार्क्स में आपसे भौगोलिक कारक पूछेंगे। तो सबसे पहले भौगोलिक कारक में आप हमारा आता है जल की उपलब्धता, ठीक है, यानी कि ये हमारा एक भौगोलिक कारक है जो हमारी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो जल की उपलब्धता, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे जल की उपलब्धता के बारे में। तो ज़्यादातर क्या देखा जाता है कि लोग उन क्षेत्रों में बसते हैं जहाँ पर जल आसानी से
उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि लोगों को बहुत सारे कामों के लिए नहाने के लिए और अपने घर के कामों के लिए, पीने के लिए, फसलों के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो अलग अलग कामों से लोगों को क्या होता है, जल की आवश्यकता होती है। इसलिए लोग ऐसे क्षेत्रों में रहना चाहते हैं जहाँ पर जल आसानी से उपलब्ध हो। इसलिए ये भी देखा गया है कि जो पुराने समय में भी जो हमारी जो सभ्यता का विकास हुआ था नदी घाटियों के पास वो हुआ था, और आज भी जहाँ पर नदियाँ पाई जाती हैं वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। इसका जो उदाहरण है हम देख सकते हैं कि हमारी जो गंगा यमुना नदी है उसके समतल मैदानों में जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो आप यहाँ पर उदाहरण देकर भी इसको समझाएंगे कि भारत का जो मैदानी क्षेत्र है गंगा यमुना का मैदान, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि भौगोलिक कारक में जल की उपलब्धता किस तरह से किसी स्थान की जनसंख्या को प्रभावित करती है। कि जल अगर वहाँ पर होगा, जल का मतलब है वहाँ नदियाँ हों, नदियों के अलावा आप कह सकते हो कुएँ, तालाब, मतलब वहाँ पे वाटर सोर्स अगर पास है तो लोग वहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। और जहाँ पर जल नहीं होता वहाँ पे, जैसे आप राजस्थान का भी उदाहरण दे सकते हैं कि राजस्थान में क्योंकि जल की कमी है तो वहाँ पे जनसंख्या भी कम पाई जाती है। दूसरा हम बात करते हैं भू आकृति के बारे में। तो भू आकृति में भी जहाँ पर समतल क्षेत्र होते हैं, लोग कैसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं कि क्षेत्र कैसा होना चाहिए, समतल क्षेत्र होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि वो फसलों का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। ज़मीन होगी वहाँ पे आराम से आप खुदाई कर सकते हो, वहाँ पे मृदा भी उपजाऊ होती है। आप निर्माण वगैरह कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के सड़क निर्माण हो या आपको बिल्डिंग्स बनानी हो, इंडस्ट्रीज ईजिली वहाँ लगाई जा सकती हैं। तो वहाँ पे जीवन बहुत ज़्यादा आसान होता है पर्वतीय क्षेत्रों की अपेक्षा। अगर हम बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र में होता है, हम देखते हैं कि जो जगह होती है वहाँ समतल नहीं होती, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाना है या वहाँ पे एग्रीकल्चर करेंगे या सड़क निर्माण, हर काम वहाँ पे मुश्किल होगा। तो इसीलिए भू आकृति को देखा जाता है। भू आकृति अगर समतल होगी तो वहाँ पे जनसंख्या जो होती है वो ज़्यादा पाई जाती है, और भू आकृति अगर आपकी पहाड़ी क्षेत्र होगा तो वहाँ पे जनसंख्या कैसी पाई जाएगी, कम पाई जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, आप अपने भारत के उदाहरण देकर के बता सकते हैं कि जैसे हमारा जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, ये जितने भी पहाड़ी राज्य हैं वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। जबकि हम बात करें अगर उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, इस तरह के समतली जो हमारे राज्य हैं उनकी अगर हम बात करें तो वहाँ पर जनसंख्या क्या होती है, अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद जलवायु। तो जलवायु से सिंपल समझ में आता है कि अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्म जलवायु होगी और कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंडी जलवायु होगी तो वहाँ पे लोग नहीं रहना पसंद करेंगे, वो उनके लिए सूटेबल नहीं होता। तो जहाँ पे सम जलवायु पाई जाती है वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे ये डायग्राम बनाकर भी दिखाया गया है। 11th क्लास में भी आपको कई बार इस चीज़ पढ़ाई है हमने कि ये हमारा जो 66.5 डिग्री नॉर्थ की लाइन और 66.5 डिग्री जो हमारी साउथ वाली लाइन है। तो यहाँ पे ये सारा जो कटिबंध होता है वो होता है शीत कटिबंध, ठीक है। तो यहाँ लोग रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते, ध्रुवीय क्षेत्र होता है। या फिर अगर हम बात करें इधर सेंटर की 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा की, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो यहाँ भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाती। अगर विश्व स्तर पर बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो हमारी जनसंख्या कहाँ ज़्यादा पाई जाती है, ये जो बीच वाला क्षेत्र है, यानी कि शीतोष्ण हम इसे कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। तो यहाँ जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि यहाँ ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा ठंड होती है। इसी तरह से अगर हम बात करें जितना भी हमारा समुद्री क्षेत्र होता है, तटीय क्षेत्र होता है, अगर हम भारत की भी बात करें तो यहाँ पे तटों के आसपास जो होती है जनसंख्या ज़्यादा रहना पसंद करती है, क्योंकि यहाँ पे जो सागरीय प्रभाव होता है और जलवायु कैसी पाई जाती है, सम जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पे वही हम बताएंगे कि जलवायु जो मानव अपने रहने के अनुकूल जलवायु होती है, मानव के अनुकूल, वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। और विश्व में भी अगर हम बात करें जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र होते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र आप देखोगे अफ्रीका के उत्तर में और यूरोप के दक्षिण में, एशिया के पश्चिम वाला जो क्षेत्र आता है जहाँ भूमध्य सागर है, वहाँ पे जलवायु पाई जाती है। तो अच्छी जलवायु वहाँ की होती है, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा आबादी पाई जाती है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंगली आप कह सकते हैं कि शीतोष्ण प्रदेश में ज़्यादा जो जनसंख्या होगी वो पाई जाएगी बनिस्बत जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो और जहाँ ज़्यादा बहुत गर्मी हो, वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। तो ये हमारे 3 हो गए हैं। फर्स्ट हमने डिस्कशन किया था यहाँ पे भौगोलिक कारक में जल की उपलब्धता, दूसरे नंबर पे हमने भू आकृति को डिस्कस किया और तीसरे नंबर पे जलवायु, और चौथा इसमें बहुत सिंपल है, मृदा के बारे में है। मृदा यानी कि मिट्टी जो होती है हमारी, वो अगर उपजाऊ होगी तो वो कृषि के लिए अच्छी होगी, वहाँ पे लोग कृषि करेंगे और ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। इसके अलावा अगर मृदा बंजर है, उपजाऊ नहीं है,
तो वहाँ पे कृषि भी अच्छे से लोग नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे इस तरह से देखा जाता है कि जनसंख्या भी कम पाई जाती है। तो ये आपके 4 भौगोलिक कारक हो जाएंगे। इसके बाद थोड़े से हमने यहाँ उदाहरण दे करके बताए हैं कि अगर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, यहाँ सभी जगह की मृदा अच्छी है, यहाँ पे कृषि अच्छे से हो पाती है, तो यहाँ जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे भी हम राजस्थान का उदाहरण ले सकते हैं, या वो क्षेत्र ले सकते हैं जैसे चंबल घाटी वगैरह हो गया, जहाँ पे जो ज़मीन होती है वो अनुपजाऊ होती है, या पर्वतीय क्षेत्र हो गया, तो वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक में हमारा सबसे पहले निकल करके आता है खनिज। तो खनिज जिन क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाएगा, जो क्षेत्र समृद्ध होंगे खनिज से, वहाँ पे उन क्षेत्रों में हम इंडस्ट्रीज़ इजीली लगा सकते हैं उन खनिजों के कच्चे माल की सहायता से। तो जब इंडस्ट्रीज़ लगेगी तो वहाँ पे इस तरह से क्या होगा, रोज़गार उत्पन्न होगा, और रोज़गार उत्पन्न होने की वजह से वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। इसका इन्होंने उदाहरण देते हुए यहाँ पर बताया है अफ्रीका में कटंगा, क्योंकि हम विश्व स्तर पर पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ विश्व के उदाहरण भी दे सकते हैं और भारत के उदाहरण भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अफ्रीका में जो कटंगा और जाम्बिया, ये तांबे की पेटियाँ हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तांबा वगैरह का उत्पादन किया जाता है, और यहाँ पे इसलिए जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। और अगर हम भारत में बात करें तो छोटा नागपुर पठार इसका एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट हम आते हैं नगरीकरण के ऊपर। तो आर्थिक कारक में पहला आप बताओगे खनिज, दूसरा नगरीकरण। तो नगरीकरण में भी क्या होता है कि नगरों में लोगों को रोज़गार मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। रोज़गार हो गया, चिकित्सा हो गया, शिक्षा, परिवहन, संचार, तो ये सारी सुविधाएँ जो होती हैं नागरिकों को वहाँ पर मिलती हैं। तो गाँवों से लोग जो होते हैं वो नगरीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होकर के चले जाते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर जनसंख्या बढ़ जाती है, और गाँव में जनसंख्या जो होती है हमारी वो कम रह जाती है। और इसमें जो 3rd नंबर पे है वो है आपका औद्योगिकरण, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रीज़ की भी वही बात करेंगे कि जो उद्योग होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों को रोज़गार देते हैं सबसे पहली चीज़ तो। और जब वो रोज़गार देते हैं वहाँ पे कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों की संख्या वहाँ पे बढ़ने लग जाती है, उनको लोगों को अपने अकॉर्डिंग काम मिलता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी क्या होता है कि जनसंख्या बढ़ जाती है उन उद्योगों में। यहाँ पे जापान का उदाहरण बताया गया है कि जापान का जो ओसाका है, ओसाका प्रदेश में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, काफ़ी तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं अलग अलग प्रकार की, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज के होने की वजह से काफ़ी वो संगम बसा हुआ है जापान का जो ओसाका प्रदेश है। नेक्स्ट हम आते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारक के ऊपर। तो सामाजिक और सांस्कृतिक में हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो धार्मिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं, धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्र होते हैं। तो जैसे आपका जितने भी तीर्थ स्थान वगैरह हो गए, बहुत सारे नाम से, वैष्णो देवी हो गया, अजमेर हो गया, तो लोग ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं, वहाँ पे वो अपनी श्रद्धा से जाते हैं, और एक तरह से लोगों की संख्या वहाँ पे इसलिए ज़्यादा पाई जाती है। और वहाँ पे फिर उन लोगों के रहन सहन के लिए, चाहे वो कुछ टाइम के लिए वहाँ जा कर के बसते हैं, लेकिन वहाँ पे सुविधाएं की जाती हैं लोगों के लिए, तो एक तरह से वहाँ पर भी जनसंख्या क्या देखी जाती है, अधिक जनसंख्या देखी जाती है। तो कई जगह पे ये भी जो होते हैं कारण बनते हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक कारण जनसंख्या के किसी स्थान पर ज़्यादा होने के। उसके अलावा राजनीतिक उपद्रव वगैरह हो गए, उसकी वजह से भी ये कुछ ऐसे राजनीतिक स्थिरता नहीं है मान लीजिए किसी क्षेत्र में, तो वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करेंगे और उस जगह को छोड़कर चले जाएंगे। या युद्ध हो गया, कि कहीं पर अगर युद्ध हो रहा है, जैसे हम देखते हैं कि जो हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, इधर इजराइल वगैरह, तो वहाँ पे लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो वहाँ से लोग छोड़ करके और अपने जो पड़ोसी देश होते हैं वहाँ जा कर के बस जाते हैं। तो लोग उन जगह को, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा नहीं पाई जाती जहाँ पर स्थिरता नहीं होती है। नेक्स्ट हम आएंगे अब यहाँ पर, ये आपका कंप्लीट हो गया है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हमने भौगोलिक के बाद आर्थिक और फिर सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को पढ़ा। नेक्स्ट अब इसमें आता है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, तो अभी तक हमने जनसंख्या का वितरण पढ़ा, जनसंख्या घनत्व पढ़ा, और जनसंख्या का घनत्व कह लो या जनसंख्या के वितरण को कह सकते हैं हम, इनको प्रभावित करने वाले कारक पढ़े। नेक्स्ट इसमें जनसंख्या वृद्धि, ये भी आप अपनी जो इंडिया भारत लोक अर्थव्यवस्था वाली बुक है उसमें हम पढ़ चुके थे कि जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है किसी स्थान पर, ठीक है, किसी एक कोई स्थान है निश्चित स्थान पर, और दो समय अंतरालों के बीच जो जनसंख्या में बदलाव आता है, जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है या वो परिवर्तन ऋणात्मक भी हो सकता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसके लिए हम 2 वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि भी और जनसंख्या परिवर्तन भी। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि जन ज़्यादा कहीं पर जनसंख्या घट जाए, विभिन्न कारणों से घट सकती है कि जन दर में कमी आ गई और मृत्यु दर ज़्यादा हो गई हो,
या फिर लोग वहाँ पर प्रवास करके आ गए उस जगह पर या चले गए उस जगह से, तो जनसंख्या क्या होगी वहाँ पर कम हो जाएगी। तो धनात्मक भी यानी कि जनसंख्या बढ़ भी सकती है और जनसंख्या घट भी सकती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या के परिवर्तन होने को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा जनसंख्या वृद्धि की, इसमें काफ़ी सारी कुछ संकल्पनाएं हैं, ठीक है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। जो हमने अभी यहाँ पढ़ा जनसंख्या वृद्धि, सेम ही है भी जो हमारी पहली संकल्पना है जनसंख्या वृद्धि की। तो जनसंख्या वृद्धि या हम इसे जनसंख्या की वृद्धि दोनों कुछ भी कह सकते हैं। तो इसमें सिंपल क्या होता है कि कोई दो समय अंतराल है, हम कोई भी दो समय की बात करेंगे, मान लीजिए 2001 और 2002 या फिर 2001 और 2011, या एक महीने का डिफरेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई एक निश्चित क्षेत्र और वहाँ पर दो समय अंतराल के बीच दो समय अंतराल वहाँ पे होंगे, उसमें जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है। देखो हम बार बार यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहे हैं जनसंख्या में परिवर्तन वर्ड इसीलिए यूज़ किया जा रहा है कि जनसंख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। इसको डेफिनेटली हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि जनसंख्या में वृद्धि, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहे हैं जनसंख्या में जो भी परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि 2001 में जो भारत की जनसंख्या थी वो कितनी थी, 102.7 करोड़, और 2011 में जो जनसंख्या हो गई वो गई 121.02 करोड़। यहाँ पर बेटा मैं करोड़ लिखना भूल गई हूँ, तो करोड़ ही है, अंडरस्टूड है, आप समझ लेना। तो जब हम इसको माइनस करके घटा करके हम इसमें जो हमारी बाद वाली ईयर्स होता है उसमें से पहले वाली ईयर की जनसंख्या को घटा देते हैं, तो जो हमारी वृद्धि निकल करके आती है उसी को हम कहते हैं जनसंख्या की वृद्धि या जनसंख्या वृद्धि। जैसे यहाँ पर हमारी निकल कर आ रही है 18.15 यानी कि 18.15 करोड़। दूसरा कंसेप्ट यहाँ पर आता है जनसंख्या की वृद्धि दर। दर का मतलब होता है परसेंटेज, ओके। तो जब हम अपनी जनसंख्या को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं, यहाँ पर बस एक छोटा सा आप समझने की कोशिश करो कि हम परसेंटेज में देखें कि हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ी या कितनी घटी, तो प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जिस तरह से आप अपनी परसेंटेज वगैरह निकालते हो कि आपको मान लीजिए 500 में से आपके मार्क्स आए जितने भी 300 या 350, लेकिन अगर आप कहो कि कितने परसेंटेज मार्क्स हैं, तो आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, ठीक है। यानी कि आपके मान लीजिए 350 मार्क्स आए हैं, डिवाइडेड बाय आप करोगे 500 और मल्टीप्लाई आप करोगे 100 से। तो उसी तरह से यहाँ जनसंख्या का भी है हमारा, जनसंख्या को भी जब हम परसेंटेज में निकाल करके देखते हैं प्रतिशत में, तो वो हमारी जनसंख्या की वृद्धि दर हो जाता है। यहाँ पे एक वर्ड ऐड हो जाता है, वृद्धि दर। नेक्स्ट जो है इसमें वो है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। तो प्राकृतिक का मतलब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है नेचुरल, ठीक है। नेचुरल में हम सिर्फ जन्म को और मृत्यु को इंक्लूड करेंगे, और बाकी जैसे हमने आपकी इंडिया वाली बुक में पढ़ा था कि जनसंख्या की जो घटक होते हैं, यानी कि जनसंख्या बढ़ना या घटना, वो 3 चीज़ों से निर्धारित होता है, जन्म से, मृत्यु से और प्रवास से। लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक वृद्धि में हम सिर्फ जन्म और मृत्यु की बात करेंगे, क्योंकि यही दोनों चीज़ें नेचुरल हैं। प्रवास जो होता है वो प्राकृतिक वृद्धि में नहीं आएगा। तो मान लीजिए किसी निश्चित क्षेत्र में या किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु का जो अंतर होता है उसको हम प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। जन्म मान लीजिए जैसे हम बात करते हैं कि 2020 में कोई क्षेत्र था और वहाँ की जनसंख्या 1 लाख थी, ठीक है। 1 लाख में फिर वहाँ पे जन्म हुए, मान लीजिए 10,000 जन्म हुए, तो वहाँ की जनसंख्या कितनी हो गई, 1,10,000। और हम कहेंगे कि 5,000 मृत्यु भी हो गई, तो यानी कि वो 5,000 हम माइनस करते हैं, तो कुल मिलाकर के जो प्राकृतिक वृद्धि हुई वो हुई 1,05,000, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा इसमें जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। अब ये तो प्राकृतिक था, प्राकृतिक के अलावा जब हम वास्तविक की बात करते हैं, वास्तविक का मतलब होता है रियल, कि एक्चुअल में क्या थी। तो वास्तविक में वही दोबारा चीज़ जो हमने ऐड करनी थी यहाँ पे, प्रवास को, यानी कि जो अप्रवास होते हैं जो हमारे क्षेत्र में, उस क्षेत्र में आकर के आ रहे हैं लोग, वो ऐड हो जाएंगे, और जो उस क्षेत्र को छोड़ करके जा रहे हैं वो माइनस हो जाएंगे। तो जब हम इसमें प्रवास को ऐड कर देते हैं, यानी कि अप्रवास को ऐड करते हैं और प्रवास को माइनस करते हैं, और जन्म और मृत्यु तो एज इट इज़ पहले की तरह ही रहेगा, तो वो हमारी वास्तविक वृद्धि हो जाती है। दोबारा से हम पहले वाला उदाहरण में करके बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई क्षेत्र है और वहाँ की जो जनसंख्या थी वो 2020 में वहाँ की जनसंख्या 1 लाख थी, और 2021 तक क्या हुआ कि वहाँ पर मान लीजिए जन्म हुए 10,000 और 5,000 मृत्यु हुई, तो यानी कि हम कह सकते हैं 1,05,000 कुल मिला करके वहाँ की जनसंख्या। लेकिन यहाँ पे हम फिर अप्रवास और उत्प्रवास की बात करेंगे। मान लीजिए वहाँ पर अप्रवास करके 3,000 लोग आए और उत्प्रवास करके 2,000 लोग चले गए,
तो यानी कि कुल मिलाकर के 1000 लोग और एंटर हुए। तो जो हमारा 1,05,000 की पहली वाली जनसंख्या थी उसमें 1000 लोग और ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारा कुल मिलाकर के हो जाएगा 1,06,000। ठीक है, तो ये हमारी हो गई वास्तविक वृद्धि। नेक्स्ट है इसमें धनात्मक वृद्धि जनसंख्या की और ऋणात्मक वृद्धि। तो सिंपल है, यहाँ पे धनात्मक वृद्धि का मतलब होता है जब हमारी जनदर ज़्यादा होती है और मृत्यु दर कम होती है। ठीक है, मान लीजिए कोई क्षेत्र है, वहाँ पे 100 लोग हैं, ठीक है, और वहाँ पे फिर जन्म हो जाते हैं 10, तो जन्म 10 है और मृत्यु मान लो 2 हुई सिर्फ खाली, तो वहाँ पे जनसंख्या हो जाएगी 108। मैंने आंकड़ों को यहाँ पे थोड़ा कम कर दिया है ताकि समझने में और आपको आसानी हो। तो इसको हम कहेंगे जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। लेकिन ऋणात्मक वृद्धि में क्या होता है कि जब हमारी मृत्यु दर ज़्यादा होती है और जन्म दर कम हो। मृत्यु दर कई कारणों से अधिक हो सकती है, हो सकता है वहाँ पे कोई वॉर हुआ हो, युद्ध हुआ हो या कोई महामारी फैल गई हो। तो मृत्यु दर जब ज़्यादा हो जाती है तो जनसंख्या घट जाती है बढ़ने की जगह, तो उसी को हम बोलेंगे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। वृद्धि वर्ड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि वृद्धि के साथ हम ऋणात्मक यूज़ कर रहे हैं, तो ये सेंस निकल करके आ जाएगा कि जनसंख्या में क्या हुआ है, कमी आई। तो ये कुछ टर्म्स थे जो हमने यहाँ पे समझे जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड। जनसंख्या वृद्धि की कुछ संकल्पनाएं कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि और वास्तविक वृद्धि, इसके बाद जनसंख्या की धनात्मक और ऋणात्मक वृद्धि। नेक्स्ट हम आते हैं, अभी आपका जनसंख्या की वृद्धि तक की चीज़ें सारी क्लियर हो चुकी हैं। अब यहाँ पे अगेन जनसंख्या परिवर्तन के घटक, यानी कि जनसंख्या में जो बदलाव आता है, ये भी आप जो भारत वाली बुक थी उसमें पढ़ चुके हो। तो उसमें हमने पढ़ा था प्राकृतिक और अभिप्रेरित, ठीक है, नेचुरल और इंड्यूस्ड करके। लेकिन यहाँ पे हम इसको 3 तरह से पढ़ेंगे। वहाँ पे हमने प्राकृतिक में जन्म दर मृत्यु दर पढ़ा था, और जो अभिप्रेरित था उसमें हमने प्रवास को पढ़ा था, ठीक है। लेकिन इस वाली बुक में चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा सा ये परिवर्तन हुआ है कि यहाँ पे ये प्राकृतिक और अभिप्रेरित को नहीं कह रहे हैं, बस सिंपली इन्होंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तो इनकी वजह से किसी स्थान की जनसंख्या में क्या होता है, बदलाव आता है। तो सबसे पहले जन्म दर क्या होता है, जन्म दर जिसे हम क्या कहते हैं, आशोधित जन्म दर भी कहते हैं, इसे हम क्रूड बर्थ रेट इंग्लिश में बोलते हैं। सिंपल क्या है इसकी डेफिनेशन कि प्रति 1000 स्त्री द्वारा एक वर्ष में, 1 ईयर में, कि 1000 स्त्रियां एक साल में जो जीवित बच्चों को जन्म दे रही हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, जन्म दर होता है। इसका सूत्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो यहाँ पे मैंने हटा दिया है, आप सिर्फ इस चीज़ को याद रखो। अशोधित मृत्यु दर का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा इससे, कि किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या, यहाँ पे हम बात कर रहे थे प्रति 1000 स्त्रियों की सिर्फ खाली, और यहाँ पे पूरी जनसंख्या की बात करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। तो प्रति 1000 जनसंख्या की बात करेंगे, उसके पीछे कितने लोगों की डेथ होती है, ठीक है। कि मान लीजिए 1000 लोग हैं और 1000 लोगों में वहाँ पे कोई क्षेत्र है 20 लोग मर जाते हैं, तो जो 20 होगा वहाँ की मृत्यु दर हो जाएगी। तो 1000 लोगों पर जितने लोग मरते हैं, मृतकों की संख्या को के रूप में हम अशोधित मृत्यु दर को बताते हैं। प्रवास के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है पहले भी, दोबारा हम बस यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि प्रवास क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये 3 कारक थे, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तो प्रवास क्या होता है कि किसी व्यक्ति तथा व्यक्तियों के समूह द्वारा, वो एक व्यक्ति भी हो सकता है या उनका एक ग्रुप भी हो सकता है, जब वो किसी क्षेत्र को छोड़ करके चले जाते हैं, तो इस क्रिया को प्रवास कहते हैं। ये प्रवास स्थायी या अस्थायी दोनों हो सकता है। स्थायी मतलब परमानेंट वो बस जाएं उस जगह पर जा कर के, या हो सकता है कि वो परमानेंट उस जगह पर नहीं बसे, हो सकता है वो कुछ समय बाद उस जगह को छोड़ करके और दूसरी जगह चले जाएं। वो 1 दिन के लिए भी प्रवास कर सकते हैं, ठीक है, या 1 महीने के लिए भी और 1 साल के लिए भी। तो इसके बाद हम कहते हैं जब लोग किसी स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, तो उस स्थान से, यानी कि जिस स्थान से वो लोग गए हैं, उस स्थान को कहा जाता है उद्गम स्थान। ये भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काफ़ी जगह पर। इसके बाद और वो स्थान जहाँ लोग जा कर के बसते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई गांव था और गांव में से कोई व्यक्ति छोड़ करके गया, तो गांव जो होगा उद्गम स्थान हो गया उसके लिए, और वो गया मुंबई या फिर दिल्ली, ऐसे किसी शहर में जा कर के बसा, तो वो स्थान यानी कि दिल्ली या मुंबई उसके लिए क्या हो जाएगा, गंतव्य स्थान हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं उद्गम स्थान में जनसंख्या कम हो जाती है। तुम्हें पता ही है, जब क्योंकि लोग वहाँ से छोड़ करके जाएंगे तो जनसंख्या कम हो जाती है, तथा गंतव्य स्थान में जो जनसंख्या होती है वो क्या होता है, गंतव्य स्थान में जनसंख्या बढ़ जाती है। तो प्रवास जो होता है वो स्थायी, अस्थायी और मौसमी, अभी हमने डिस्कशन किया था, कुछ भी हो सकता है।
प्रवास की धाराएं जो होती हैं वो 4 धाराएं होती हैं। ये भी आप अपनी जो इंडिया वाली बुक है उसमें पढ़ चुके हो यहाँ पे, इसलिए मैंने उसको दोबारा से मेंशन नहीं किया है। बस यहाँ पे ऐसे ही पहले आपको बता देती हूँ कि नगर से नगर के लिए लोग प्रवास करते हैं। हो सकता है छोटा शहर और बड़े शहर को प्रवास करना है, जैसे आप क्या वो लखनऊ से दिल्ली आ गया कोई, ठीक है, और बहुत छोटा शहर है, या गांव से गांव के में प्रवास कर सकते हैं, गांव से शहर प्रवास कर सकते हैं और शहर से गांव प्रवास कर सकते हैं। तो 4 धाराएं होती हैं प्रवास की। इसके बाद हम बात करते हैं आप्रवास और उत्प्रवास। तो आप्रवास का मतलब क्या होता है, ये आप समझ चुके हैं वैसे तो सारी चीज़ें, बट अगेन दोबारा से एक बार और देख लेते हैं कि किसी स्थान पर जाकर बसने की क्रिया। सबसे पहले तो कि जैसे हम कोई काम करते हैं, खाना खा रहे हैं तो उसको खाना कहेंगे, या सोना, उठना, बैठना, जागना, वो सभी क्रियाएँ होती हैं। इसी तरह से जब किसी स्थान पर जाकर के हम बसते हैं तो ये जो क्रिया होती है इसको हम कहते हैं आप्रवास। और इस क्रिया को जो करता है वो व्यक्ति जो इस क्रिया को कर रहा है वो कहलाता है आप्रवासी। यहाँ पे आपका वो कहलाएगा आप्रवासी। इसी तरह से जो उत्प्रवास है, उत्प्रवास भी एक क्रिया है। उत्प्रवास में क्या होता है, उसके ठीक विपरीत होता है कि स्थान को छोड़ करके वो व्यक्ति चला जाता है और उसके स्थान को छोड़ करके जाने की क्रिया उत्प्रवास कहलाती है। ओके, और ये जो क्रिया वो व्यक्ति करता है वो कहलाता है उत्प्रवासी। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। ये ज़्यादा नहीं है, ये भी आपने पढ़ रखे हैं कि प्रवास को जब कोई व्यक्ति प्रवास करता है वो अपनी मन से तो प्रवास नहीं करता, ठीक है। हर कोई अपने जो नेटिव प्लेस होता है उससे जुड़ाव होता है, उसके साथ कुछ यादें होती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रवास करता है तो उसके पीछे काफ़ी सारे कारक होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने उनको ब्रॉडली 2 पार्ट्स में करके दिखाया है, जिसको हम प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक कहते हैं। तो प्रतिकर्ष कारक होते हैं पुश फैक्टर। अगर हिंदी में समझ में ना आए तो आप उसको इंग्लिश में अच्छे से समझ लेना। पुश फैक्टर जैसे धक्का देना, जो धक्का देकर किसी जगह से लोगों को जाने के लिए मजबूर करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे बेरोज़गारी, ठीक है। वहाँ पर रोज़गार ही नहीं है तो लोग वहाँ रह करके क्या करेंगे। बेरोज़गारी हो गया, रहन सहन की निम्न दशाएँ हैं, वहाँ दशाएँ बहुत अच्छी नहीं है, राजनीतिक उपद्रव है, लड़ाइयाँ हो रही इस तरह की, जलवायु प्रतिकूल है। मान लीजिए वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो उतना अच्छा नहीं है, जैसे हमने ऊपर अभी जलवायु के बारे में बात की थी। कहेंगे जलवायु ख़राब होने लग जाती है। फिर प्राकृतिक विपदाएँ हैं, भूकंप, बाढ़, सूखा, ठीक है, या महामारियाँ हो गई विभिन्न प्रकार की, कहीं पे अलग अलग महामारी चल रही तो भी लोग उस जगह को छोड़ करके चले जाते हैं। या फिर सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, उनको लगता है कि भाई समाज यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिछड़ा है तो चलो यहाँ से छोड़ करके जाते हैं। तो प्रतिकर्ष कारक होते हैं जो हमें उस जगह को छोड़ के जाने के लिए मजबूर करते हैं। और जब हम बात करते हैं अपकर्ष कारक की, तो अपकर्ष मतलब होता है पुल फैक्टर, जो खींचते हैं हमें कौन से काम के बेहतर अवसर होंगे। रोज़गार जैसे कि शहरों में खींचता है, ठीक है, या कोई भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं तो लोग वहाँ रोज़गार के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, रहन सहन की अच्छी दशाएँ होती हैं तो लोग यहाँ पे जाना पसंद करते हैं। यहाँ पे शांति होती है, सुरक्षा होगी, यहाँ पे बेहतर शिक्षा होगी और बेहतर चिकित्सा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए लोग क्या करते हैं, उस जगह पर जा कर के बसते हैं, आकर्षित होकर के जाते हैं। तो इसको हम अपकर्ष कारक या पुल फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट इसका जो मैंने लेक्चर है उसमें इतना ही हम करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारे इस चैप्टर का, उसमें हम जो जनसंख्या के दुगना होने की अवधि है और जनसंख्या किन स्थानों पर ज़्यादा है विश्व में, कुछ स्थानों पर कम है, तो इस विभिन्नता को समझेंगे, जानेंगे। और जनांकीय संक्रमण जो सिद्धांत है, एक आपकी थ्योरी है जो मार्कस ने दी थी, उसको हम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में बनाया है। तो आप इसको यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। जो किसी का कोई क्वेश्चंस होगा वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना। थैंक यू।